हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट का टॉपिक। ये इक्विवेलेंट वेट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ही जरूरी टॉपिक भी है, हालांकि बहुत ही सेमी वाला इम्पोर्टेंट और जरूरी। तो देखो क्या होता है इसमें। आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा स्टोकियोमेट्री के अंदर, राइट? कि इतने नंबर ऑफ मोल्स इतने नंबर ऑफ मोल्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, H2 plus O2 will give you one molecule, right? This is not your balanced chemical reaction. When you're going to balance this, okay, हालांकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं हिंदी में बोलो, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने की। तो देखो, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर देते हैं, करेक्ट? ये बैलेंस डेट्स नहीं है, इसे हम बैलेंस करना पड़ेगा। टू हाइड्रोजन बैलेंस, टू ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन, सो आई लैंड टू है। देन नाउ इट विल टर्न टू ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन कितने हो गए? फोर हो गए। तो मैं यहाँ पे करना पड़ेगा, टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपके बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। नाउ अब क्या होता है इसमें? अब अगर हम मोल कंसेप्ट लगा, मोल कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट क्या होता है कि टू मोल ऑफ दिस रिएक्ट करेगा वन मोल ऑफ दिस ऑक्सीजन, ओके, और हमें दो मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगी। ये तो आपका मोल कंसेप्ट है। बट इक्विवेलेंट वेट में कोई दूसरा कंसेप्ट लगता है। इक्विवेलेंट वेट में क्या कहते हैं वो लोग कि हमें नहीं करना बैलेंस, हम बैलेंस भी नहीं करना चाहते। हम बिना बैलेंसिंग करे हमें एक ये चीज निकालनी है कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, हाँ, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, हमें बिना बैलेंस करके बताना है। तो वहां पे इक्विवेलेंट वेट का रोल आता है। मोल कंसेप्ट से मैंने कहा बैलेंस की बात नहीं आप बता पाओगे, इक्विवेलेंट वेट में बिना बैलेंस करे आप बता दोगे, बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसका एक लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि आपको एक लॉ समझना पड़ेगा, जो कि है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। मैं यहाँ पे लॉ पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ की बहुत बड़ी बड़ी जो एक स्टेटमेंट है पूरी वो नहीं लिखता हूँ, ठीक है? सिंपल देखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्शन ए प्लस बी और आपको मिल रहा है सी, ठीक है? मान लो टू ए ऑफ ये है और थ्री मोल ऑफ ये आपको जैसे एक यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बता दूं कि भाई यहाँ मोल कैंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अकॉर्डिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कहता है आपका कोई रैंडम रिएक्शन, लो ये रैंडम रिएक्शन है और छोड़ो, अभी लिखता हूँ मैं लिख देता हूँ ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और आपको मिल रहा है सी, ठीक है? तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट होगा जो ए का वो इक्वल्स टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। समझो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, जो भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा ए का वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी के इक्वल होगा। हालांकि कई कई जगहों पे ऐसा भी होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी के भी बराबर हो गए, बट एक्चुअली लॉ ऑफ इक्विवेलेंट जो रूल है वो हमारे रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए नहीं है, वो हमारे सिर्फ रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए नहीं है। तो सीधा सीधा समझो क्या होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी भूल जाओ, भूल जाओ, ठीक है? या लिख लो इसको, आपको बता दूं कहाँ इसकी नीड होगी और कहाँ इसकी नीड नहीं होगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। दैट्स इट, ये आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की ग्राम इक्विवेलेंट of your of reactant are equal to each other। ये आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है। अब आपको डाउट हो रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है या इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालते हैं, ये भी आपको समझाऊंगा, पर आपको पहले समझने की जरूरत है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है। ये आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ योर reactant are always equals to each other। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी भी आप समझ लो, ठीक है? नाउ हम देखते हैं फॉर्मूलास, ठीक है? फॉर्मूला और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में एकदम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई डब्ल्यू से। तो आपका जो इक्विवेलेंट वेट होता है
इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो इक्वल्स टू होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट। आपको जब आप मॉलिक्यूल की बात करो और एटम्स की बात करोगे तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, ये आपका होता है इक्विवेलेंट वेट। नाउ व्हाट इज एन फैक्टर, कि एन फैक्टर क्या होता है वो भी समझाऊंगा, पर पहले आपने इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला देख लो कि मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये GEQ, ये आपका होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, समझिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट जिसको हम जनरली लिख देते हैं GEQ, या फिर आप इसे लिख सकते हैं EQ। दोनों का मतलब यही है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट की बात हो रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका गिवन मास डिवाइडेड नॉट मॉलिक्यूलर मास का नहीं, एटॉमिक मास का नहीं, गिवन मास की कितना आप मास हो आप रिएक्टेंट यूज करो, वो होता है गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा। मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। नाउ वन मोर थिंग आपको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, यहाँ पे वो वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, राइट। क्या हो जाएगा, गिवन मास को W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, W डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको मैं नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है हमारा W बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो ये पार्ट को मैं नंबर ऑफ मोल से लिख सकता हूँ, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये मोल्स मोल्स इनटू मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो अब ये पार्ट मैं रेस कर देता हूँ, यहाँ तक को समझना होगा कैसे मैंने फॉर्मूला निकाला। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, that is also equals to your moles into n factor, clear, moles into n factor। clear clear or not, equivalent with molecular weight by n factor, gram equivalent weight equals to given mass by equivalent weight equals to moles into n factor। यहाँ तक आपको फॉर्मूले समझ में आ गए, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट में, इससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं। इक्विवेलेंट वेट में दो ही फॉर्मूले, पहला इक्विवेलेंट वेट का, दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट वेट का, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब अब आप घर देखो, अब मैं सीरीज कर दूंगा तो कि मैं आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको आगे ही समझाऊंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन वेट, राइट। दिस इज योर ग्राम इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला, राइट। WA by equivalent weight of A should be equals to given weight of B divided by equivalent weight of B। ये आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, ये आपका फाइनल फॉर्मूला इसके अंदर, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर, इससे बाहर कुछ भी नहीं। दैट्स इट। ओके, ये आपके लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में पूरा पूरा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ C। नाउ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो अब यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे एन फैक्टर। क्योंकि जो हमारा एन फैक्टर पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट में सिर्फ दो फॉर्मूले, यहाँ पे हमने जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस देखो उसमें एक फॉर्मूला लिखा आपको W A by equivalent weight of A equals to
गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। नाउ इक्विवेलेंट वेट में आपने को देखे दो दो फॉर्मूले, एक इक्विवेलेंट वेट का, एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट का। अब जो दिक्कत आती है यहाँ पे वो इक्विवेलेंट वेट में आएगी, वो आएगी एन फैक्टर। इसमें आएगी एन फैक्टर में। मैं फॉर्मूले फिर से लिख रहा हूँ, इस साइड में फॉर्मूले लिख रहा हूँ यार। इक्विवेलेंट वेट ईडब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना है, याद रखना, इक्वल्स टू ओके इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। नाउ अब यहाँ जो दिक्कत आएगी इसमें आएगी एन फैक्टर निकालने में। एन फैक्टर में 4 तरीके की स्पीशीज के लिए निकालना है। एक एसिड के लिए, एक बेस के लिए, एक सॉल्ट के लिए और एक रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बड़ा एक बड़ा टॉपिक है, तो उसमें सेपरेटली करवाऊंगा। इन तीनों को आप हम आज ही समझेंगे, ठीक है? इन तीनों को आप आज ही समझेंगे, ठीक है ना? देखो ये इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर ऑफ टॉपिक इज वन, ओके एन फैक्टर। ना देखो ये एन फैक्टर निकालने का तरीका फॉर एसिड। आपको बेसिक पता क्या होती है? एसिड का जो एन फैक्टर होगा डिपेंड करता है द नंबर कि कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन वो रिलीज करेगा। द नंबर ऑफ H प्लस आयन इट इज रिलीजिंग, कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन वो देगा। बेस के लिए कि कितने नंबर ऑफ वो OH माइनस आयन को रिलीज करेगा, इससे हमारे बेस का पता चल गया। अब आ गया सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट की केस में कैसे हम क्या करते हैं एन फैक्टर कि सर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा और या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, या टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज उस कंपाउंड के अंदर जितने भी होंगे वो हमारे एन फैक्टर होंगे। एसिड के केस में एन फैक्टर कितना होगा? कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन को रिलीज कर रहे हैं। बेस के केस में कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन को रिलीज कर रहे हैं। सॉल्ट के केस में सॉल्ट जो सॉल्ट कंपाउंड होगा उसके अंदर कितना टोटल पॉजिटिव कितना टोटल नेगेटिव है, उस बेस पे हमारा एन फैक्टर निकलेगा सॉल्ट के अंदर, ठीक है? रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ओके? क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे मैं बना दूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो और आप बोर हो जाओगे। आपको छोटा छोटा कंटेंट अच्छा लगता है ना, रील्स स्क्रॉल्स, तो इसलिए वीडियो देखकर नेक्स्ट पार्ट में अभी के लिए इन्हीं तीनों को समझो, ठीक है? नाउ एसिड देखते, मैं लेता हूँ एसिड फॉर एग्जांपल HCl। नाउ HCl जो हमारा जो होगा कितने हमारे हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है? हमारा एक HCl कितने हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है? कितने हाइड्रोजन है? 1 एन फैक्टर, ओके? तो HCl के लिए एन फैक्टर कितना होगा? 1। H2SO4 कितने रिलीज कर सकता है? 2। एन फैक्टर 2 हो गया। HNO3 कितना रिलीज कर सकता है? 1। तो 1 हो गया, सिंपल है। बेस का देखो, कितने नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज कर सकता है? 1। एन फैक्टर 1 हो गया। कितने नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज कर सकता है? 2। तो एन फैक्टर 2 हो गया। तीन OH माइनस रिलीज कर सकता है, एन फैक्टर 3 हो गया। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आसान है। इसको किसी ने हार्ड कह दिया ना, भूल जाओ यार, मैं गिनती करनी नहीं आती, भूल जाओ केमिस्ट्री।
ना सॉल्ट, पहला सॉल्ट ले लेता हूँ मैं, NaCl। NaCl अब इसके लिए ना आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, वैलेंसी पार आपको आना चाहिए कि क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होती है, क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होती है, अपनी कार्बन की कितनी, कार्बन छोड़ो, ये और ग्रुप फर्स्ट की कितनी वैलेंसी होती है, वो याद रखना है। ग्रुप फर्स्ट की हमेशा प्लस वन ऑक्सीडेज स्टेट होती है, ये और ग्रुप सेकंड की हमेशा प्लस टू ऑक्सीडेज स्टेट होती है, क्लोरीन की हमेशा माइनस वन होती है। क्लोरीन की भी इन जनरल हमेशा माइनस वन होती है, पर एक से ज्यादा दिखा सकता है। ऑक्सीजन हमेशा माइनस टू होता है, नॉट माइनस टू, इसका कुछ कभी चेंज होता रहता है, डिपेंड होता है टाइप ऑफ कंपाउंड जो बना रहा हूँ। बट इन जनरल माइनस टू ही लेके चलता हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, क्लोरीन की माइनस वन है, सोडियम प्लस वन। तो या तो आप टोटल पॉजिटिव देख लो, या तो आप टोटल नेगेटिव देख लो। टोटल पॉजिटिव देखता हूँ तो वन है, तो एन फैक्टर वन। अगर मैं अपने क्या तो नहीं सर पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव देख लो, मैं नेगेटिव देखूंगा, वो भी माइनस वन है, एन फैक्टर वन ही रहा ना। एक और दिखाता हूँ, AlCl3। इस केस में देखो, क्लोरीन की मैंने क्या कहा था, माइनस वन होती है, एक क्लोरीन की माइनस वन, एक क्लोरीन में चार्ज है माइनस वन, तीन क्लोरीन हो तो माइनस वन इंटू थ्री, करेक्ट। ओवरऑल चार्ज इन थ्री क्लोरीन, मतलब जो टोटल चार्ज है तीन क्लोरीन के ऊपर माइनस वन है। अगर हमारा क्लोरीन है, तीन क्लोरीन पे माइनस थ्री है, तो एल्यूमिनियम पे कितना होगा, प्लस थ्री, करेक्ट। तो आप फिर से वही देख लो, टोटल नेगेटिव देख लो या टोटल पॉजिटिव देख लो, दोनों ही केस में तीन आंसर आएगा, ठीक है। एक और देखते हैं हम, एक और, NaHCl4। ये भी आपका सॉल्ट है, जनरली एसिडिक सॉल्ट कहते हैं उसे। इसमें देखो, याद रखना हमेशा, जो सल्फेट, इसे सल्फेट आयन कहते हैं, SO4 पे हमेशा माइनस टू चालू होता है, माइनस टू। सोडियम प्लस वन होता है, हाइड्रोजन भी प्लस वन होता है। अब फिर से टोटल नेगेटिव देख लो या टोटल पॉजिटिव देख लो, टोटल नेगेटिव देखने जाओगे तो कितना है, दो। टोटल पॉजिटिव देखने जाओगे तो भी दो ही है, प्लस वन टू। तो ये हो गया, क्या हम कैसे निकालते हैं एन फैक्टर, ये एन फैक्टर निकाला हमने। HCl का एन फैक्टर वन, H2SO4 का एन फैक्टर टू, HNO3 का एन फैक्टर वन। अब आपको कहते हैं कि भाई इक्विवेलेंट वेट निकालो HCl का, HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालो, कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.6, एन फैक्टर हमारा बनाया था, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू 36.6। इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 98 डिवाइड बाय 2, बिकॉज ये दो हाइड्रोजन दे सकता है, 49 हो गया इक्विवेलेंट वेट। तो ये आपका है क्या, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका, समझ गए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को। एसिड बेस और दिक्कत है कि रिडॉक्स रिएक्शन में आएगी, इसलिए मैं सेपरेट में पढ़ाऊंगा, साथ में नहीं पढ़ाऊंगा, सेपरेट ना। ये आपको बेसिक एग्जांपल थे इनफैक्ट निकालने के लिए। अब ऐसे की केस में एक एग्जांपल हमारा H3PO4, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली ऐसे सिचुएशन आते हैं और कंपेरिजन बहुत होती है। देखो मैं सीधा इस पर लिखना है, पॉज करके नोट कर लेना है। ना मैं क्या करता, ऐसे जब मैं कंफ्यूज होती, ना यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख के लग रहा होगा कि एन फैक्टर तीन 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 होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसमें तो तीन ही होता है, बट इसमें होता है टू, इसमें होता है वन, ठीक है, इसमें होता है थ्री, इसमें होता है टू, इसमें होता है वन। कैसे, कैसे,
तो इसके लिए आपको आना चाहिए इसका स्ट्रक्चर बनाना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है H3PO का वो होता है कुछ इस तरीके से। इसका कुछ इस तरीके से होता है और इसका ना जो भी हाइड्रोजन हमारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं वही हमारे एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, और वही हाइड्रोजन हमारे रिलीज होंगे। जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस का कनेक्ट है वो रिलीज नहीं होंगे। तब देखो इधर यहाँ पे 1 2 3 3 हाइड्रोजन, दैट्स आंसर इज 3। इन दिस केस 1 2, आंसर इज 2। इन दिस केस 1। तो इस तरीके से यही थोड़ा कंफ्यूजिंग था, कोई नहीं। एक बोरिक एसिड हो रहा है उसको याद किया होगा, इसका भी एस्पेक्ट होता है 1। ओके, बोरिक एसिड का भी होता है 1, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नो, ये तो आपको मैं बता दें जब वो कोई डायरेक्ट पूछेगा कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विलिब्रेट क्या होता है, भाई HCl का क्या होता है, और इसने पे केमिकल रिएक्शन दिया, उसने दिए केमिकल रिएक्शन, उसने दिया कि H2SO4 है, ठीक है, KOH का रिएक्ट कर रहा है, और आपके पास मिला ये सॉल्ट, क्या मिला KHSO4। इन जनरल क्या मिलता है, और उन्होंने रिएक्शन में लिख दिया कि भाई ये मिला ये नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला ये मिला है। अब बताओ कि इसका इक्विवेलेंट रेट कितना है। अगर आप डायरेक्ट इस सबको इग्नोर कर दोगे, आपने कहा कि सर ने बोला था कि 2 होता है तो 2 होगा, राइट, बट ऐसा नहीं होता, समझो। जब आपसे वो सीधा पूछ रहा है कि HCl, सीधा पूछ रहा है H2SO4, तो आप बोलोगे 1 और 2, राइट। बट जब वो केमिकल रिएक्शन दे रहा है, आपको वो केमिकल रिएक्शन देखनी है पूरी, ये पूरी केमिकल रिएक्शन आपको देखनी है पहले पूरी, कि अच्छा ठीक है KOH है, H2SO4 का रिएक्ट कर रहा है, KHSO4 मिल रहा है। अब वो पूछा है उसने इसका, बट इसका पूछा है क्या, एन फैक्टर, नॉट एन फैक्टर, इक्विवेलेंट। फॉर्मूला सी में लगेगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, बट एन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, इस केस में 2 नहीं है। देखो इधर मैंने क्या बोलता है, एसिड में एन फैक्टर कैसे निकलता है, कितने H प्लस आयन वो दे रहा है। H2SO और दे 2 सकता है, दे वो 2 सकता है, बट दे वो एक ही रहा है। यहाँ पे देखो जाकर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अभी भी है, तो ये हमारा 2 हाइड्रोजन रिलीज कर नहीं रहा है, कर सकता है पर कर नहीं रहा है, जैसे कि आप लोग कर सकते हैं पर कर नहीं रहे। तो ये H2SO4 2 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है पर वो कर नहीं रहा, तो ये रिलीज कर रहा है। अगर मैंने कहा एसिड क्या होता है, एसिड का एम्पेक्ट क्या होता है, कितने H प्लस आयन को दे रहा है। अब यहाँ पर एक ही रिलीज कर रहा है, तो एन फैक्टर भी तो बन ही हुआ, राइट। तो इस केस में एन फैक्टर आएगा 98, और ये केस था जब ओनली सल्फ्यूरिक एसिड बस लिखा हुआ था, रिएक्शन नहीं दे रखी थी, उसके 49 रिएक्शन दे रखी है, तो 98। मैं ये कह रहा कि ये थी केमिकल रिएक्शन होगी, ये भी दे सकते हैं। इसमें सारे हाइड्रोजन रिलीज हो गए, तो आज डायरेक्ट बता सकते हो एन फैक्टर 2 है, समझ गए। तो यही है आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कंसेप्ट है एसिड बेस एंड सॉल्ट के, इससे ऊपर कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो इसमें एक और बता रहा हूँ, एसिड, ये छोड़ो, ये याद रखो एसिड। अगर वो सिर्फ एसिड का पूछ रहे, वो रिएक्शन नहीं दे रहे, वो कह रहे भाई H2SO4 का बता, भाई H2SO4 को बता, तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर 98/2। In the reaction, you need to look at the reaction. That's it. KOH कितना रिलीज करता है, OH एन फैक्टर इधर, सेपरेट बोल रहा हूँ, रिएक्शन के अंदर नहीं करा, ये आपका सॉल्ट है, ये आपको क्या है सॉल्ट। इसमें देखो कैसे निकालोगे,
सल्फेट तो मैंने बोला था हमेशा -2 होता है। तो ये K2 इसका ओवरऑल कितना होना चाहिए? +2। फिर एक पोटेशियम पे कितना होता है? 2 पोटेशियम है ना +2। इसके इसमें इसका एनवायरनमेंट कितना है? मतलब बेस्ड ऑन द चार्ज। ओके, समझ में आ गया? एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो समझ में थोड़ा ज्यादा जल्दी। ओके, ये तो आप कर लोगे, मुझे मालूम। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट वे।